गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आशीष गोलिया, आपका केमिस्ट्री टीचर। आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ डेंडहम ब्लॉक के हैलाइड्स और ऑक्साइड के बारे में। यदि आप रियल में इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए और रियल में आप एक रियल एजुकेशन लेना चाहते हो, एक फेक होता है एजुकेशन को आप फेक कह सकते हैं जब आप आपके खुद के ड्रीम्स को पूरा करना नहीं चाह रहे, बस एज ए कि जैसे जो प्रेशर यानी कि घर वालों कहने से या किसी फ्रेंड के कंपैरिजन से आप कर रहे हो। यदि आपको कंपेयर भी करना है तो खुद को खुद से कंपेयर करो, पास्ट से प्रेजेंट के अंदर अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो, फ्यूचर अपने आप अच्छा होगा। बाकी आप समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, मेच्योरिटी आपके अंदर है एंड अपना अच्छा और बुरा आपके अंदर समझने की टेंडेंसी भी है, आज के समय पे है। बेटर ये रहेगा अपने आप को वेल एंड गुड बनाना आप लोगों को। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। मैंने टॉपिक आपसे पहले डिस्कस किया था हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में, आपसे दोबारा वही टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं दोबारा से कि जब आपके पास इलेक्ट्रिकल सीरीज के अंदर जब हम प्रॉपर्टीज को बात कर रहे थे, उसी कंडीशन पे हम दोबारा बात करेंगे कि एज ए इलेक्ट्रोड यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे थे। तो भैया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर जैसे मैंने हाइड्रेशन एनर्जी की बात की थी, एंथैल्पी की बात की थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की, और उसके बाद मैंने आपके पास उसके बाद मैंने वहां पे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी। देखो अब वहां पे आपके पास दूसरा मैंने वहां पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की बात की थी। देखो भाई कि कोई भी आपके पास एक इलेक्ट्रोड होगा, वो इलेक्ट्रोड ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ आयन को लूज नहीं करेगा। उसको लूज करने के लिए आपको उस लेवल की एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब वहां से वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। और हम क्या करते हैं, जनरली हम बोलते हैं कि हमारा इतने फैराडे चार्ज लगा, इतने कुलाम चार्ज हमारे लग गए। वो कुलाम चार्ज जो आप लगाते हो ना, बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज होने में जितने वोल्ट आपके, जितने वोल्ट एनर्जी आपकी कंजप्शन होती है या जितनी एनर्जी आपकी लग रही होती है, तो वो उस टाइम को उसी चीज को डिफाइन कर रही होती है कि भाई जो आपने एनर्जी लगाई है, उस एनर्जी के अंदर आपके पास काफी सारी चीजें प्रेजेंट होगी। वहां पे कहीं ना कहीं आपकी हाइड्रेशन एनर्जी भी काम कर रही होगी, वहीं कहीं ना कहीं आपकी सब्लिमेशन एनर्जी काम कर रही होगी, वहां पे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन। यानी कि देखो भाई, हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगानी है। आप ज्यादा एनर्जी लगा दोगे तो आपका इलेक्ट्रोड भी मेल्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रोड स्टेबल नहीं रहेगा। अब आपने तो एनर्जी लगा दी, आपने एनर्जी लगाते हुए क्या देखा कि भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक पर्टिकुलर वर्क फंक्शनिंग के लिए आप एनर्जी लगाओगे तो डिफरेंट होंगी, और यदि आप एक्सेस में एनर्जी लगा दोगे तो उसके रिजल्ट कुछ अलग रहने वाले हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर जो आपकी एनर्जी लगेगी वो क्या होगी कि डेल्टा एच, यानी कि जो आपकी एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड द प्लस हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी, आप इन तीनों एनर्जीज को जोड़ दो यानी कि सम कर दोगे तो ओवरऑल और एनर्जी आ जाएगा, जिसका चेंज आप देख रहे हो डेल्टा एच के अंदर। वहां पे हमने 3 स्टेप के अंदर एनर्जी लगाई थी। फर्स्ट स्टेप से क्या होता था कि आपका मेटल सॉलिड से कन्वर्ट हो रहा था गैसेस के अंदर, गैस से कन्वर्ट हो रहा था आयंस के अंदर। तो तीनों कंडीशंस पे क्या हो रही थी, आपकी एंथैल्पी लग रही थी, और तीनों पे एंथैल्पी लगने के जो रीजंस थे वो विल बी डिफरेंट, अलग अलग थे। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं क्लास को नेक्स्ट टॉपिक पे कि ट्रेड्स इन द स्टेबिलिटी एंड द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी स्टेबिलिटी होगी। तो देखो भाई, हम जब ऑक्सीडेशन की बात कर रहे थे तो उस समय हमने एक पॉइंट पढ़ा था जो मुझे अब भी याद आ रहा है कि उस कंडीशन पे हमने क्या चीजें डिस्कस की थी। वहां पे हमने डिस्कस किया था कि भैया टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं, ये कॉमन सी बात है। उनसे नंबर ऑफ सेल्स के साथ साथ यदि नंबर ऑफ सेल्स के साथ साथ तो साइज इंक्रीज कर रहे हैं, और साइज के साथ साथ जैसे साइज इंक्रीज कर रहे हैं, साइज के साथ कौन इंक्रीज करेगा, ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि जब आप अकॉर्डिंग टू ग्रुप बात करेंगे और जब आपका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो उसी ऑक्सीडेशन नंबर के साथ कौन इंक्रीज करेगा, आपके ऑक्सीडेशन स्टेट भी इंक्रीज करेगी, और ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ आपके एटम्स की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, और उस स्टेबिलिटीज को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, ये बोलता है कि द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द शो जनरली अमंग्स हैलाइड एंड ऑक्साइड, यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपको सबसे बड़ी चीज देखने को मिलेगी। तो सबसे ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करेंगे वो हैलाइड्स करेंगे एंड ऑक्साइड करेंगे, सबसे बड़ी बात भाई। ठीक है, कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग जनरली
हैलाइड के साथ साथ एंड द ऑक्साइड्स। ये दो चीजें होंगी जो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो करेंगी। और जो पॉइंट मैंने आपको रिकॉल कराया है मैं उसको राइट डाउन करा देता हूं। मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या कहेगा कि टॉप टू बॉटम यानी कि अकॉर्डिंग टू ग्रुप ऑक्सीडेशन number will be increase number will be increase। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इंक्रीज एंड स्टेबिलिटी will be also increase। कि ऑक्सीडेशन नंबर के साथ देखो, अब ऑक्सीडेशन नंबर के साथ जनरली बात की जाए तो साइज भी इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ सेल भी इंक्रीज कर रही हैं। वो आप इसमें ऐड करना चाहो, ये चीजें समझने वाली हैं। मतलब हर बात को लिखने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम उन पिछले चैप्टर्स में अच्छे से लर्न कर चुके हैं, अच्छे से समझ चुके हैं उन कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, तो हमें इन बात का ध्यान रखना होगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं इंक्रीज द फर्स्ट ट्रांजैक्शन सीरीज, यानी कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन सीरीज के अंदर हमें जो जो फैक्टर देखने को मिलेंगे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे हमारे पास हैलाइड्स फ्रॉम द फर्स्ट ट्रांजैक्शन सीरीज, कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन सीरीज के हैलाइड कैसे होंगे। अब हैलाइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हैलोजेंस के साथ रिएक्ट चाहिए। हैलोजेंस कौन कौन से होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये चार हैलोजेंस हैं और इन चार हैलोजेंस की बात करेंगे। ठीक है, अभी जिनके बारे में बात करने वाले हैं। अब दो चीजें हैं, ये मैं यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कुछ कंडीशन में। अब हैलोजेंस के बारे में सोचता हूँ तो काफी रिएक्टिव है, क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन गैसेज हैं। और ट्रांजिशन एलिमेंट की बात करता हूं तो काफी हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेंगे। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इनके लिए टेम्परेचर लगाऊं या टेम्परेचर विदाउट टेम्परेचर रिएक्ट कराऊं। बताओ क्या करना जल्दी से, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में डिफाइन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या कहेगा कि हैलोजेंस रिएक्ट विद द ट्रांजिशन एलिमेंट, हैलोजेंस react with transition element at हाई टेम्परेचर। क्यों रिएक्ट करेंगे किस पे, हाई टेम्परेचर पे। हैलोजेंस रिएक्ट विद ट्रांजैक्शन एलिमेंट एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, पहली बात की हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेंगे। अब यार वो गैसेज हैं, ये हैलोजेंस हैं, तो आपको पहले टेम्परेचर तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है कि आपको टेम्परेचर एक बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, वंस टाइम नीड टू टेम्परेचर, एक बार टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। एंड आफ्टर कॉन्टिन्यूअस रिएक्शन बेस्ड ऑन हीट। और उसके बाद जो रिएक्शन होगी ना वो हीट के बेसिस पे होती रहेगी, कॉन्टिन्यूसली रिएक्शन चलती रहेगी। ठीक है भाई, रिएक्शन के बाद आप ऑर्डर की बात करते हैं तो ऑर्डर टॉप टू बॉटम जो ऑर्डर है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा रिएक्टिविटी का। ठीक है, क्या लिखेंगे, द हैलोजन रिएक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रहेगा हैलोजन रिएक्ट
टॉप टू बॉटम डिक्रीज, डिक्रीज। तो ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर होगा जो हमारा, पहले कौन आता है? फ्लोरीन, फिर कौन आता है? क्लोरीन, फिर कौन आता है? और फिर हमारे पास कौन आता है? आयोडीन। ठीक है, तो ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी ना, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमियम की, और सबसे कम रिएक्टिविटी आपको किसके देखने को मिलेगी? सबसे कम रिएक्टिविटी आयोडीन की, Br2 और I2। ये सारे के सारे जो रिएक्ट करेंगे किसमें? डाई एटॉमिक फॉर्म में। Halogens are exist in diatomic form। वो हेलोजन से रिएक्ट किसकी फॉर्म में करेंगे? डाई एटॉमिक फॉर्म में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, क्यों? नेचर ऑफ गैसेस, गैसी नेचर होने की वजह से इनका जो नेचर होता है वो गैसेस होता है, और उस गैसेस नेचर की वजह से ये इस तरीके का क्या करते हैं? बिहेव, फॉलो करते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको पता है कि भाई थर्ड सीरीज वाला एलिमेंट है वो ऑक्सीडेशन यार थोड़ा सा कम ही फॉलो कराते हैं, मतलब लो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो कराते हैं। और इनका हमने बात की कि हैलाइड है ना और ऑक्साइड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम शो करते हैं। अब ये चीज भी उल्टी हो गई, इसको भी देखते हैं। ए बी सी, ये हमारा डी पॉइंट हो गया। अब हम ई पॉइंट पे आ जाएं। ई पॉइंट क्या कहता है? 3D सीरीज लिखें या फर्स्ट ट्रांजैक्शन सीरीज लिखते हैं? थ्री डी ट्रांजैक्शन सीरीज metals are show low ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या करते हैं? ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ठीक है, तो फिर लो ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर कम शो करेंगे? नहीं। जनरली आपके पास हम बात करेंगे ट्रेंड्स के अंदर लो ऑक्सीडेशन स्टेट फॉलो शो करते हैं। क्रोमियम एंड जिंक, ठीक है, फ्रॉम स्टेबल होंगे डाइफ्लोराइड के साथ एंड अदर। ठीक है, जनरली जिंक और क्रोमियम आर स्टेबल with fluoride and others are stable with क्लोराइड। ये इसके साथ स्टेबल होंगे। ठीक है, जनरली जिंक और क्रोमियम आपके पास होंगे, वो स्टेबल होंगे फ्लोराइड के साथ। अदर्स जो आपके साथ, सॉरी, डाइफ्लोराइड के साथ और डाइक्लोराइड के साथ। ठीक है, जनरली
जिंक और क्रोमियम। अब ये क्यों होंगे? क्योंकि आपको पता है, मैंने कल भी बताया था, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, क्या होता है? लो मेल्टिंग पॉइंट के साथ भी अप्रोक्स मैंने बोला था कितना होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहां पे आपको एक चीज और समझ में आएगी कि जनरली जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो काफी सॉफ्ट भी होगा, ठीक, और काफी लो टेम्परेचर पे क्या करेगा? ये एजी से रिएक्ट कर जाएगा। मैं दोबारा से बता देता हूं कि हैलोजेंस रिएक्ट विद ट्रांजैक्शन एलिमेंट एट हाई टेम्परेचर, यानी कि लो टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि हैलोजेंस रिएक्ट नहीं करते, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शन एलिमेंट रिएक्ट नहीं करते। ट्रांजैक्शन एलिमेंट को रिएक्ट कराने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। यहां पे आप भले लिख सकते हो ट्रांजैक्शन एलिमेंट के केस में नीड टू टेम्परेचर फॉर रिएक्शन, ठीक है, इसको जरूरत पड़ेगी रिएक्शंस करने के लिए। दूसरा केस हमने देखा कि वंस टाइम आपको एक बार तो टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, उसके बाद जो इंटरनल हीट होगी उसके बेस पे रिएक्शंस कंटिन्यू चलती रहेगी। फिर मैंने बोला कि द हैलोजेंस रिएक्ट टॉप टू बॉटम डिक्रीज, यानी कि हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी टॉप टू बॉटम वाले केसेस के अंदर। और फिर मैंने एक आपको ऑर्डर्स दिया है, ये ऑर्डर्स काफी आपकी हेल्प करेगा रिएक्शंस को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे मैंने आपसे डिस्कस किया कि हैलोजेंस आर एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म, ये वाले क्यों? नेचर ऑफ गैसेस, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो गैसेस रहता है, ठीक है। फिर मैंने बात की यहाँ पे कि थर्ड ट्रांजैक्शन सीरीज वाले जो एलिमेंट होते हैं, थर्ड वाले कौन से? स्कैंडियम टू जिंक तक के, ठीक है। शो द लो ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? लो करते हैं, ठीक है। जनरली जिंक एंड क्रोमियम आर स्टेबल विद डाइफ्लोराइड फॉर्म में, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले फ्लोरीन लिख दिया था जनरली, फिर मैंने देखा ऑर्डर मैंने डाई फ्लोराइड वाला लिखा हुआ है, डायटोमिक वाला लिखा हुआ है, इसलिए डाइफ्लोराइड एंड द अदर्स जो आपके पास होंगे वो विद डाइक्लोराइड फॉर्म के साथ स्टेबल होंगे। नोट कीजिए। फिर और एक पॉइंट लिखवाता हूं आप लोगों को, जिससे पता चल जाएगा कि ये स्टेबल किस फॉर्म में होंगे। रिएक्ट तो डाई फॉर्म में करेंगे, अब ये डाई फॉर्म में हैलोजेंस के साथ क्या स्टेबल हो पाएंगे या स्टेबल नहीं हो पाएंगे, उसका आंसर मिलेगा आपको इसके बाद, ठीक है। तब तक यदि आपने आपके पास प्रिपरेशन है, और जिन बच्चे जो ऑलरेडी जो ड्रॉपर बच्चे हैं, यदि उनके पास इंफॉर्मेशन है तो तब तक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को।